Good morning everyone. Today we are doing class 8 Curiosity chapter 5 Exploring Forces. आज हम class 8 का Curiosity Science का chapter number 5 करने वाले हैं Exploring Forces. So basically इस chapter में हम different type के forces पढ़ने वाले हैं. सिर्फ और सिर्फ force पढ़ेंगे. इससे हमारे पुराने कोर्स में उसके साथ प्रेशर भी इंक्लूड था. इस चैप्टर के अंदर आपका कोई फोर्स अभी मतलब फोर्स ही है, प्रेशर का टॉपिक नहीं है. मतलब इसमें बेसिकली फोर्स पढ़ने वाले हैं, फोर्स के टाइप्स पढ़ेंगे, उनको डिटेल मैनर में हम पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो कि आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं यहाँ पे. सो इंट्रोडक्शन में कहते हैं कि विंडी डे था, हवाएं चल रही थी. सोनाली और रागिनी एक्साइटेड थे साइकिलिंग करने के लिए. उनकी समर वेकेशन स्टार्ट हुई थी, दैट्स वाई वो एक्साइटेड थे कि वो साइकिलिंग करेंगे और हवाएं चल रही थी. एंड दे वांटेड टू एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल लैंडस्केप. वो लैंडस्केप्स को, जो पर्वत हैं या जगहें हैं बाहर की, जो ब्यूटी है उसको एक्सप्लोर करना चाहते थे अराउंड द विलेज, अपने गाँव में. आफ्टर पंपिंग एयर इनटू दिस बाईसाइकिल टायर, जब उन्होंने अपने साइकिल के पहियों में हवा भरी थी, दे सेट ऑफ, वो स्टार्ट हो गए थे साइकिलिंग करने के लिए. एज द रोड, जैसे ही रोड मतलब पास्ट टेंस से राइट का, जब उन्होंने साइकिल चलाई थी अपने विलेज में, बहुत तेज हवा आने लग गई थी. ठीक है. सो रागिनी कहती है, ओ नो, द विंड इज पुशिंग मी हार्ड. अब देखो, जैसे कि साइकिल यहाँ चला रहे हैं ना, रागिनी का फोर्स यहाँ पर है, मतलब रागिनी यहाँ से चला रही है आपकी, और फोर्स का जो प्रेशर है, मतलब जो फोर्स आ रहा है विंड का, वो यहाँ से आ रहा है. तो रागिनी कहती है कि जो सामने से हवा आ रही है वो मुझे साइकिल को चलाने नहीं दे रही है. वाई, हो सकता है कि रागिनी थोड़ा हिल टाइप में चला रही हो, कोई हिली एरियाज में अगर वो साइकिलिंग कर रही होगी ना, अगर यहाँ से साइकिलिंग चला रही है और विंड बहुत तेजी से आ रही है, तो वो उसको हार्ड बना रही है. वाई, बिकॉज फोर्स विंड का ज़्यादा हो जाएगा ना उस टाइम पे. सो वही कह रही है कि मुझे ये हवा पुश कर रही है और मैं साइकिल नहीं चला पा रही. पुश करना मतलब ढकेल रही है. सोनाली स्माइल करती है और कहती है, वी आर राइडिंग अगेंस्ट द विंड. हम हवाओं के अगेंस्ट राइड कर रहे हैं, चला रहे हैं. तो वी मस्ट पुश और पेडल्स, हमें अपने पेडल्स को ज़्यादा हार्ड पुश करना पड़ेगा जिससे कि हम फास्ट मूव करें. हमें अपना फोर्स ज़्यादा करना होगा, जिससे कि जब हम फोर्स ज़्यादा करेंगे और विंड का फोर्स हमसे ज़्यादा हो जाएगा तो हम ज़्यादा चल पाएंगे. ठीक है. सो देयर राइड टुक देम अप अ लॉन्ग पाथ टू हिल टॉप. वो हिल टॉप पे चले थे. हमको कहते हैं ना, अगर वो हिल पे चलेंगे तो हवा उनको ज़्यादा लगेगी. सो जब वो हिल पे चले थे तो उनको थोड़ा और टाइम लगेगा. सो सम पार्ट्स जो है रोड के वो रफ भी थे. दे फाउंड इट टू हार्ड टू पैडल, क्योंकि हिली एरियाज में जो रोड के जो पार्ट्स होते हैं ना, वो थोड़े रफ होते हैं. रफ मीन्स थोड़े से, आप कह सकते हो स्मूथ नहीं होते. देखो, स्मूथ सरफेस ना आपका कुछ बिल्कुल सीधा होता है, और इस पूरे वर्ल्ड में ना स्मूथ सरफेस कहीं भी नहीं है. आप जैसे कह सकते हो स्मूथ सरफेस जैसे रिमोट हो गया, ग्लास हो गया, दे आर नॉट इवन स्मूथ. ठीक है. यहाँ पे सभी जो वर्ल्ड की जो सारी चीज़ें बनी हुई है ना, वो रफ सरफेस से बनी हुई हैं. तो मैं कहती कि आपके जो रफ सरफेस होते हैं ना, वो कुछ इस टाइप में होता है, जैसे कि कुछ इस टाइप में, इन्हें रफ सरफेस कहते हैं. जब वो अपनी बाईसाइकिल को राइड कर रही थी, इवन उसके बाईसाइकिल के जो टायर्स है ना, वो भी स्मूथ नहीं होंगे, वो भी रफ होंगे. तो वो कह रही है कि रफ सरफेसेस पे उसको और ज़्यादा हार्ड हो रहा था, वो पैडल नहीं कर पा रही थी. वाई, फोर्स की वजह से, फ्रिक्शन फोर्स होता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे. सो वाई अदर पार्ट्स आर स्मूथ. कुछ पार्ट स्मूथ थे तो कुछ पार्ट रफ थे. व्हेन दे आर रीच्ड, जब अपने वो हिल टॉप के टॉप पर पहुंच गए थे, ऊंचाई पर पहुंच गए थे, दे एंजॉय द व्यू, उन्होंने व्यू को एंजॉय किया. उनको थंडर, थंडर मतलब क्या होता है, जो आपका वो होते हैं ना, बिजली चमकने वाली जो आवाज़ें होती हैं, लाइटनिंग होती है, एट अ डिस्टेंस होने लगती है. इवन दो इट लुक ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल लग रहा था देखने में, दे डिसाइडेड टू हेड बैक इमीडिएटली. उनको लगा कि जल्दी जाना चाहिए, बिकॉज थंडरिंग हो रही है, बिजली कड़क रही है. सो ऑन द वे बैक, जब वो जा रहे थे, अब जैसे कि हमारा हिली टॉप है, वो पहले यहाँ पर आए थे, उनको चलने में ज़्यादा दिक्कत लग रहा था बिकॉज उनका फोर्स यहाँ पे कम था. अगर मैं बोलूँ विंड के फोर्स से, तो उनका कम था. बट हियर, अब वो यहाँ पे जब टॉप पे पहुँच चुके हैं, तो वो नीचे जा रहे हैं, तो उनका फोर्स ज़्यादा होगा. वाई, बिकॉज पीछे का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उनको जल्दी लेके जाएगा. सो वाइल पासिंग, ये चीज़ लिखी है, वाइल पासिंग अ हर्ड ऑफ शीप, जब वो शीप के हर्ड से पास हुए थे, तो दे प्रेस द बाईसाइकिल बेल्स, उन्होंने अपने बेल्स जो है बाईसाइकिल की शीप्स को टाने के लिए साइड में उनको प्रेस किया. एंड टर्न द हैंडल्स टू चेंज डायरेक्शन, उन्होंने चेंज डायरेक्शन करी थी. उन्होंने अपनी बाईसाइकिल का डायरेक्शन चेंज करा था.
Okay, so as they were coming down the slope of the hill, they realized that the bicycles were moving down at a great speed, even though were not pedaling. Sonali yelled, "It's thrilling! It seems something is pulling downhill. What it could be?" So जैसे कि ये हमारा हिल है, जब वो ऊपर जाते तो उनका फोर्स कम था, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम लग रही थी इस टाइप में. तो यहाँ पे जो था, सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लग रही थी. विंड आ रही थी ना, यहाँ पे विंड फोर्स ज़्यादा था, एज देयर फोर्स वॉज स्मॉलर देन द विंड फोर्स. बट हियर जब वो टॉप पे पहुंच जाते हैं, वो टॉप पर हैं, अब उनको नीचे जाना है, तो अब विंड भी यहीं से आ रही है, ठीक है, और हिल यहाँ पर आपका कुछ इस टाइप में है, स्मूथ हो गया थोड़ा सा, तो वो बहुत जल्दी जा रहे हैं बिकॉज उनका फोर्स ज़्यादा हो जाता है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स भी उनको अट्रैक्ट करने लगता है. दैट्स वाई उनकी स्पीड ज़्यादा बढ़ जाती है. अब यहाँ पे डिटेल में हम समझेंगे फोर्स क्या होता है. सो लेट अस ट्राई टू एक्सपीरियंस द पुश एंड द पुल. फोर्स आपका बेसिकली एक एक्टिंग, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, ढकेलते हैं और खींचते हैं, पुल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसको हम फोर्स कहते हैं. सो एक्टिविटी है 5.1. लेट अस एक्सप्लोर. टेक अ लार्ज कार्डबोर्ड बॉक्स. आपको लार्ज कार्डबोर्ड बॉक्स लेना है. ट्राई मूविंग द बॉक्स एज मेनी इन डिफरेंट वेज एज यू कैन थिंक ऑफ. आप ऐसे बड़ा बॉक्स लिया आपने, पहले इसको क्या करा, पुश कर रहे हो, फिर आप इसे पुल कर रहे हो, फिर आप उसे उठा रहे हो, ठीक है. सो डिड यू मूव द बॉक्स. आपने बॉक्स को कितने वेज में करा, क्या आपने इन तीनों वेज में से किसी से वेज इस तरीके का हेल्प करके आपने बॉक्स को उठाया या स्लाइटली मूव किया. इन ऑल द वेज दैट यू माइट हैव यूज्ड टू मूव द बॉक्स, you have to apply a push or a pull to the box. So generally जो push और pull होता है, जब हम ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं तो उसको फोर्स कहते हैं साइंस में. क्या कहते हैं? तो जनरली जो पुश और हम पुल होता है ना, ऑब्जेक्ट पे जो एक्ट होता है, उसको हम फोर्स कहते हैं साइंस में, ठीक है. व्हाट कैन बी अ फोर्स due to the bodies on which it is applied. So we experience पुश और पुल इन आवर डेली लाइफ ऑल द टाइम. हम अपनी डेली लाइफ में कितनी बार किसी चीज़ को खोलते हैं, बंद करते हैं, पुश और पुल करते हैं, मतलब हम अपने डेली लाइफ में कितनी बार को फोर्स को यूज़ करते हैं. सो हमें उनको लिस्ट आउट करना है इन द गिवन एक्टिविटी 5.2. लेट अस एनालाइज. सो थिंक ऑफ सिचुएशंस वेयर अ फोर्स पुश और पुल इज अप्लाइड एंड लिस्ट देम इन टेबल 5.1. एनालाइज ईच सिचुएशन एंड राइट द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स इन टेबल 5.1. सम सिचुएशंस एंड देयर इफेक्ट्स आर ऑलरेडी लिस्टेड फॉर यू. यहाँ पे आपको दिया है टेबल में, आपको यहाँ पे फिल करना है. थोड़े यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, इसको समझते हैं. योर फ्रेंड होल्डिंग योर मूविंग बाईसाइकिल. आप बाईसाइकिल को चला रहे हो और आपका फ्रेंड उसको रोक रहा है, आपका फ्रेंड उसको यहाँ पर मेंटेन कर रहा है फ्रॉम बिहाइंड द स्टॉप. तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, आपकी बाईसाइकिल को पुल कर रहा है, खींच रहा है. इसका इफेक्ट क्या होगा कि आपकी बाईसाइकिल या तो स्टॉप हो जाएगी या आपकी बाईसाइकिल का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे है हिटिंग अ मूविंग मूविंग बॉल विद अ बैट. आप बॉल किसी ने यहाँ पे फेंका, बॉल का फोर्स यहाँ पर आ रहा है और आपने बैट के थ्रू उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो आपने इसको पुश किया, आपने इसको ढकेला, अपनी ओर नहीं आने दिया, तो यहाँ पे आपने उसकी क्या कर दी, बॉल की डायरेक्शन चेंज कर दी. प्रेसिंग एन इन्फ्लेटेड बैलून. इन्फ्लेटेड बैलून मतलब जो बैलून है, फूला हुआ बैलून, हवा से भरा हुआ बैलून को आपने प्रेस किया, या बैलून आपने उसको प्रेस किया, ठीक है. सो यहाँ पे आप उसको पुल नहीं कर रहे हो, आप उसे पुश कर रहे हो, ढकेल रहे हो, उसे दबा रहे हो. सो इसमें आप बैलून का शेप चेंज कर रहे हो. यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, लाइक ओपनिंग अ ड्रॉर. आप ड्रॉर को ओपन कर रहे हो, दैट मीन्स आप उसको क्या कर रहे हो, आप ड्रॉर को क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो. इसमें क्या होगा कि आपने ड्रॉर का क्या करा, आपने इसमें एक तरीके से खोला है ना, तो आपने आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यू हैव जस्ट चेंज इस डायरेक्शन. What do you conclude from these examples? आपने इस एग्जाम्पल से क्या कंक्लूड किया कि जो फोर्स होता है वो मूविंग ऑब्जेक्ट पे काम करता है उसको स्टॉप करने के लिए. अगर आपने कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, आपने उसको स्टॉप किया, तो ये फोर्स हुआ. कैन इट चेंज स्पीड. फोर्स स्पीड को भी चेंज कर सकता है. यस, हमने स्पीड पकड़ा, यहाँ पे बहुत तेजी से जा रहा था, हमने बैट से लेकर इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर दी, एंड यहाँ से इसकी स्पीड बहुत तेज आई थी बॉल की, इस लड़की ने बॉल पकड़े, मतलब इसकी स्पीड चेंज हो गई, रुक गई बॉल, ठीक है. एंड उसका मोशन भी चेंज हो जाएगा जब हम उसको बॉल बैट की हेल्प से बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, ठीक है. शेप कैसे चेंज हो सकती है, जैसे कि हम किसी रबर बैंड को पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं उसे, ठीक है. सो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं फोर्स को कैसे अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट पर. सो इन एवरीडे लाइफ, हमारी पूरी लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे हैं जहाँ पे फोर्स अप्लाई होते हैं. फॉर एग्जांपल, हम ड्रॉर को ओपन करते हैं, रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं, फील्डर स्टॉप करता है बॉल को, फुटबॉल को किक कर रहे हैं, ब्रेक्स मूविंग मूविंग मतलब जब आप बाईसाइकिल चला रहे हो तो उसमें आप ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हो फोर्स के थ्रू. हम चपाती रोल कर रहे हैं, उसका शेप चेंज कर रहे हैं, हम
टर्निंग द स्टीयरिंग ऑफ हैंडल ऑफ मोटर रिक्शा को जो स्टीयरिंग हैंडल होता है उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं. व्हाट इफेक्ट कैन द एप्लीकेशन फोर्स कैन हैव ऑन ऑब्जेक्ट. तो अब जो फोर्स क्या क्या कर सकता है ऑब्जेक्ट पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपनी बुक में मार्क भी कर सकते हैं. लेट मी एक्सप्लेन यू. तो यहाँ पे फोर्स क्या क्या कर सकता है. अगर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे हुआ है, किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट हुआ है, किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हुआ है, तो वो क्या क्या कर सकता है ऑब्जेक्ट के साथ. सो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है उसको रेस्ट पोजीशन में ला सकता है, और अगर रेस्ट पोजीशन में तो उसको मूव कर सकता है. कैसे? मूविंग बॉल यहाँ पर आई, आपने से रोक दिया, वो रेस्ट पर चली गई. एंड अगर कोई रेस्ट पर है, आपने बॉल को किक करा, आपने बॉल को रेस्ट पोजीशन पे जो बॉल था आप उसको किक करा, उसको मोशन में लाया. सो फ्रिक्शन आपका फोर्स आपका किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से, किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकता है, या मोशन को रेस्ट में ला सकता है. अगर आपको ये लाइन डिफिकल्ट लग रही हो, वैसे आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगी और आप ये चीज़ भी लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको लाइन लिखनी होगी. ठीक है. उसके बाद फोर्स क्या कर सकता है, स्पीड भी चेंज कर सकता है. जब आप बॉल लेकर आए, ठीक है, आपने एक बॉल आई और आपने इसको रोक लिया, तो आपने इसकी स्पीड चेंज करी. या अगर आप बाईसाइकिल चला रहे हो, आपके फ्रेंड रोकते, तो आप उस बाईसाइकिल की स्पीड चेंज हो जाएगी, थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है. एंड डायरेक्शन चेंज होना, वो एग्जांपल, जब बॉल आया तो आपने बैट के थ्रू इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी. ठीक है. ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. जब हम चपाती को रोल करते हैं उसकी शेप चेंज होती है. जब हम इंफ्लेटेड बैलून को प्रेस करते हैं उसकी शेप चेंज होती है. जब हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं उसकी शेप चेंज होती है. यू कॉज सम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज. सभी इफेक्ट्स हैं जो कि फोर्स अप्लाई होता है और एक्ट करता है ऑब्जेक्ट पर. ठीक है. तो यहाँ पे क्वेश्चन है, डज दिस मीन दैट व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन और चेंज इन अ फोर्स, उसमें फोर्स एक्ट कर रहा है. तो यस. अगर फोर्स नहीं होगा ना तो ये सभी चीज़ें आएंगी नहीं. लाइक चेंज नहीं होगा स्पीड में, डायरेक्शन में नहीं होगा, शेप में चेंज नहीं होगा. ठीक है. डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, सब कुछ जो चीज़ें हैं इसमें नहीं हो पाएगा. यस. नन ऑफ द दीज टेक्स प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ फोर्स. यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस भी हैं. तो सपोज एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. आप सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है. डज इट मीन दैट नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट. मान लो कि एक सरफेस है, आपने किसी टेबल पर बुक रख दी है. ठीक है. मान लो ये बुक है. ठीक है. बुक है, या आप समझ सकते हो ग्लास भी है. ये हमारा सरफेस है और यहाँ पे आपने ग्लास रखा है. सो इसका मतलब होता है कि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है. नो. हर जगह पे फोर्स एक्ट करता है. यहाँ पे पढ़ा था ना कि हर जगह फोर्स एक्ट करता है. ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर आपका फोर्स एक्ट नहीं करता. फोर्स एक्ट एवरीवेयर. तो यहाँ पर है, दिया हुआ है, तो इट मीन्स दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट वो बैलेंस है. ठीक है. ना तो वो फोर्स ज़्यादा है इससे अप्लाई, ना दूसरा फोर्स उससे कम है. मान लो कि अगर इसका फोर्स यहाँ पर लग रहा है तो ये फोर्स दोनों इक्वल होंगे ना. इसका मतलब अगर फोर्स कोई एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर ये ज़्यादा होता तो कुछ तो मूवमेंट होता, अगर ये ज़्यादा तो इसमें भी मूवमेंट होता. अगर दोनों में कुछ मूवमेंट नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों फोर्स है बैलेंस है. बैलेंस में क्या होगा, मान लो कि अगर अंडरस्टैंड लाइक दिस कि ये हमारा एक बॉक्स है. जस्ट अ मिनट, लेट मी ड्रॉ इट क्लियरली. ये हमारा बॉक्स है. ठीक है. एंड आपको इसे मूव करना है. यू हैव टू मूव दिस बॉक्स. आपके फ्रेंड ने यहाँ पे फोर्स लगाया. ठीक है. एंड आपने ये फोर्स लगाया. अगर आप दोनों की जो स्ट्रेंथ है, आप दोनों की जो पावर है वो सेम है. मान लो यहाँ पे इन्होंने 5 न्यूटन लगाई है. ठीक है. यहाँ पे उन्होंने 5 न्यूटन लगाई है एंड आपने भी 5 न्यूटन लगाई है. दैट मीन्स क्या होगा कि दोनों तो फोर्स इक्वल हैं. दैट मीन्स ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा. बट अगर यहाँ पे 50 न्यूटन वो लगाते तो वो यहाँ पे और आपका 5 न्यूटन है, तो ऑफकोर्स ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा. तो जो जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स एक्ट कर रहा है हायर होगा, उस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा. अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा, नॉट इन दिस वे. इसमें मूव नहीं करेगा, इस पे मूव करेगा. वही चीज़ है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट खाली है, उस पर कोई चीज़ नहीं एक्ट हो रही, ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है वगैरह, जो फोर्स में होता है वो चीज़ नहीं हो रही. दैट मीन्स दो फोर्सेस हैं ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहे हैं, वो बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को. तो इसको हम बैलेंस फोर्स कहते हैं, जो कि आप हाई ग्रेड्स में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे. वैसे आपके पुराने कोर्स में गिवन था बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, उसका नेट फोर्स भी था. तो यहाँ पे अभी आपको बैलेंस फोर्स के बारे में इतना ही जानना है कि अगर आप पे देखो एमसीक्यू में आ सकता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो उस पर फोर्स है या नहीं है, तो आपको अगर फोर्स है और उस पर रीज़न आप दे सकते हो बिकॉज इट कैन बी बैलेंस्ड फोर्स. ओके.
दूसरा टॉपिक है 5.3 आर फोर्सेस एंड इंट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स। क्या फोर्स इंट्रैक्शन के थ्रू भी होता है 2 या 3 ऑब्जेक्ट्स के द्वारा? तो देखते हैं, जब हम टेबल को पुश कर रहे हैं तो हमारे हैंड्स टच कर रहे हैं ना टेबल को, हमारा हैंड्स अप्लाई तो कर रहे हैं फोर्स को, हमारा जो हैंड का सरफेस है वो टेबल के सरफेस से टच हुआ, ठीक है। सो हियर वी कैन से दैट कि आपका हैंड और जो टेबल है, 2 ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट हुए ना एक साथ विद ईच अदर। तो थिंक ऑफ ऑल द एक्टिविटीज लिस्ट इन 5.1। तो हम सभी देखो, हमारे फोर्स सभी एवरीडे लाइफ में एक्ट होते हैं, एंड हम किसी चीज़ को छूते हैं, ठीक है, टच करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वी कैन से दैट कि फोर्स जो है ना आपका इंट्रैक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिस्ट आउट करनी है एक्शंस जो आप करते हैं, तो आप नोटिस करोगे कि बहुत सारे फोर्स ऐसे हैं जो इंटरेक्ट करते हैं, इन सम किसी भी वे में इंटरेक्ट करते हैं। सो वी कैन इन्फर दैट कि फोर्स क्या होता है। फोर्स आपका पुश अप पुल होता है ऑब्जेक्ट में जो इंट्रैक्शन के थ्रू होता है विद अनदर ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो ऐसा यूनिट होती है ना फोर्स की, न्यूटन होती है। इसमें हाँ अगर हम स्पेलिंग लिख लेना तो उसमें न्यूटन को हम यहाँ पे जो एन मैंने लिखा है यहाँ पे स्मॉल लेटर आएगा। वैसे अगर मुझे सिंबल बताना उसका सिंबल कैपिटल में आएगा। बच्चे क्या करते हैं ना कि इसमें जैसे सिंबल आ गया, सिंबल में कैपिटल एन की जगह स्मॉल लेटर एन बनाते हैं, दैट इज वेरी रॉन्ग, ठीक है। आपको याद रखना है सिंबल में आपका हमेशा कैपिटल एन आएगा, और अगर आप सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हो तो स्मॉल लेटर में आएगा, ठीक है। दोनों में आपको ध्यान रखना है कहाँ पे कैपिटल कहाँ पे स्मॉल लेटर आएगा। तो फोर्स हमने क्या पढ़ा, फोर्स एक पुश और पुल होता है जो एक्ट करता है ऑब्जेक्ट पर, और वो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट भी करता है दूसरे ऑब्जेक्ट पर, वो फोर्स कहलाता है। इसका फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। इसमें स्पेलिंग में एन स्मॉल लेटर होता है, सिंबल इसका कैपिटल एन होता है। यहाँ पे एक हमें एक्स्ट्रा गिवन इन्फॉर्मेशन इसको पढ़ते हैं, क्वेश्चन भी है इसमें एक, कि व्हेन यू पुश द टेबल, जब आपने टेबल को पुश किया अपने हैंड से, तो आपने देखा कि आपको फोर्स भी अप्लाई हो रहा होगा आपके हैंड पर। तो जो मूवमेंट है, जब आप उसको पुश करना रुक जाओगे तो फोर्स भी आपके हैंड से डिसअपीयर हो जाएगा। मान लो कि हमारा जो बॉक्स है, दिस इज आवर बॉक्स, ये हमारा एक बॉक्स है, आप उसमें फोर्स लगाया तो थोड़ा सा मूव करेगा। जब अपना फोर्स लगाना स्टॉप कर दोगे तो बॉक्स तो वहीं रहेगा ना जहाँ पे आपने फोर्स लगा रखा था। सो व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इंटरेक्ट, जब तक वो 2 ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, जब भी फोर्स आपका फॉर्म होता है। अगर इंट्रैक्शन नहीं होता तो ऑब्जेक्ट्स भी फोर्स नहीं एक्सपीरियंस कर पाएंगे, वो वहीं रुक जाएंगे, ठीक है। दूसरा टॉपिक है हमारा 5.4, इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के फोर्स पढ़ने वाले हैं। देखो 2 टाइप्स के जो फोर्स होते हैं वो आपके कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। इन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर बहुत सारे फोर्सेस के एग्जांपल हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, एंड कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप्स कितने होते हैं। आपको सभी फोर्सेस के नाम और उनके एग्जांपल्स याद रखने हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, बहुत सारी सिचुएशंस में आपने देखा होगा हम फोर्स अप्लाई करते हैं। कॉन्टैक्ट से समझ में आ रहा है मतलब किसी ऑब्जेक्ट का दूसरा ऑब्जेक्ट से कॉन्टैक्ट हो रहा है, जैसे कि फोर्स में होता है। तो जहाँ और यहाँ पे कॉन्टैक्ट कौन सा हो रहा है, फिजिकल कॉन्टैक्ट हो रहा है, ठीक है। एक फोर्स जो ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहा है उसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट की नेसेसरी हो रही है बिटवीन अवर बॉडी एंड द ऑब्जेक्ट। इस कॉन्टैक्ट को हम क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। ये कॉन्टैक्ट फोर्स डायरेक्ट भी हो सकता है हमारे हैंड के द्वारा, या इनडायरेक्ट भी हो सकता है किसी और ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है। सो फोर्सेस में जिसे फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। अ टाइप ऑफ force of this type which act only on the object where physical contact is between the objects, they are called contact force. contact force के अंदर एग्जांपल में है मस्कुलर फोर्स, ठीक है। contact force में देखो, contact force में आपका 2 टाइप्स के फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में आपका एग्जांपल मस्कुलर फोर्स होता है, फ्रिक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे जस्ट अ मिनट। सो यहाँ पे हमारा आपको मैं जल्दी जल्दी याद कराती हूँ। जैसे टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं, हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में आपके एग्जांपल्स आते हैं मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन। वेयरएज जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है मतलब उसके अंदर नहीं कॉन्टैक्ट हो रहा है कोई भी, तो उसके अंदर आपका एग्जांपल आता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक अपने पावर के थ्रू, मैग्नेटिक के हमने पढ़ा है ना मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप पढ़ोगे, ठीक है। तो हमारे जो 2 टाइप्स के ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है जो कि एग्जांपल है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, ठीक है। देन हमारा यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ स्प्रिंग बैलेंस से पढ़ने वाले हैं। तो पहले कॉन्टैक्ट फोर्स में हम क्या पढ़ते हैं, अपना मस्कुलर फोर्स पढ़ते हैं कि मस्कुलर फोर्स क्या होता है। सो इन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है मस्कुलर फोर्स। कैसे मस्कुलर समझ में आ रहा है कि एक ऐसा फोर्स जिसके अंदर मसल्स का पावर या मसल हमारी यूज़ हो रही है। जैसे कि जब हम लिफ्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, जिसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि वॉकिंग करना, रनिंग करना, हमारे सरफेस जो है वॉक करने से हमारे जो सरफेस है हमारे फुट के वो टच हो रहे हैं तो हमारे फ्लोर से, एंड यहाँ पे मस्कुलर फोर्स लग रहा है,
ठीक है, यहाँ पे मसल्स काम कर रही हैं। सो जैसे वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग, पुशिंग, जब हम जिम में आपने देखा होगा ना, डंबल जब हम उठाते हैं तो उसमें हमारे मसल्स काम करते हैं, जैसे मस्कुलर फोर्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जब फोर्स रिजल्ट करता है, जब फोर्स एक्ट होता है, एक फोर्स जिसमें ऑब्जेक्ट पर जो वो एक्ट होता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स, उसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। मस्कुलर फोर्स आपका अकर होता है जब जहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट भी हो रही हैं, इलांगेटेड भी हो रही हैं एक्टिविटीज़ को करते समय, कॉन्ट्रैक्ट भी हो रही है, रिलैक्स भी हो रही है। ठीक है, इलांगेटेड की जगह आप रिलैक्स भी लिख सकते हैं। अब इसी मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते ही एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेज, इंसेक्ट्स, ये सभी मस्कुलर फोर्स अपना, जैसे स्नेक्स हैं क्रॉल करते हैं, ठीक है, वेव्स हैं, ये पानी में जा रही है तो अपने मसल फोर्स के थ्रू जा रही है। जब हम भागते हैं तो मसल फोर्स हमारा लग रहा है, तो मस्कुलर फोर्स आपका सारी जगह लगता है। और ये सभी एनिमल्स और सभी हम ह्यूमन बींग्स इस मस्कुलर फोर्स के एग्जाम्पल के थ्रू ही हम अपने लाइफ को लिव करते हैं। ह्यूमंस यूज मस्कुलर फोर्स फॉर सम एनिमल्स। ह्यूमन फोर्स जो होता है, ह्यूमन लोग मस्कुलर फोर्स को यूज़ करते हैं। ह्यूमंस मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल यूज़ करते हैं, जैसे कि जब हम एग्रीकल्चर में बुलक्स यूज़ करते हैं ना, इसको प्लो के थ्रू हम जब लैंड को प्रिपेयर करते हैं तो ह्यूमंस यूज़ करते हैं। सभी मस्कुलर फोर्स को एग्जांपल्स हैं। ठीक है, हम राइड के लिए जाते हैं तो ह्यूमन यूज मस्कुलर फोर्स ऑफ सम एनिमल्स टू कैरी आउट सम टास्क, अपने डेली लाइफ के कामों को कराने के लिए ह्यूमंस एनिमल फोर्स यूज़ करते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसको पढ़ते हैं। मस्कुलर फोर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेनी फंक्शंस इनसाइड ऑफ अवर बॉडी टू। मस्कुलर फोर्स हमारी बॉडी के अंदर काम भी तो हो रहा है, फंक्शंस हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स के थ्रू हो रहे हैं। ऑर्गन्स भी क्या प्ले कर रहे हैं? मस्कुलर फोर्स प्ले कर रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी मस्कुलर फोर्स अच्छा प्ले रोल करता है, और ये फोर्स हेल्प करता है हमारी फूड को च्यू करने में और उसको स्टमक तक, एलिमेंट्री कैनल तक पहुंचाने के लिए, जो कि प्रोसेस होता है डाइजेशन का। एक्सपेंशन ऑफ और कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स काम कर रही हैं इसमें, ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए। तो सभी एसेंशियल्स हैं। मस्कुलर फोर्स हमारे बॉडी के जो सर्वाइवल के लिए एसेंशियल भी होता है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन। इस पहले क्वेश्चन है, इज देयर एनी अदर कॉन्टैक्ट फोर्स? कोई और भी कॉन्टैक्ट फोर्स है? यस, कॉन्टैक्ट फोर्स में 2 एग्जांपल्स आते हैं, muscular force and friction force. Whereas in non-contact force, there are 3 examples: gravitational force, magnetic force and electrostatic force. पढ़ते हैं फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। पढ़ते हैं फ्रिक्शन क्या होता है। तो जब हम बॉल रोल करते हैं, जब आपने बॉल उठाई, जब हम कैच खेलते हैं ना, बॉल वाला आपने बचपन में खेला होगा, हम बॉल को जब ऊपर फेंकते हैं तो पहले जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं, हमने फोर्स अप्लाई किया ना, अपना फोर्स अप्लाई किया। अब यहाँ पे फ्रिक्शन देखो, फोर्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, यहाँ पे हम बियॉन्ड फोर्स भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या है, अ बॉल रोलिंग ऑन अ फ्लैट ग्राउंड स्टॉप्स ऑन इट्स ओन आफ्टर सम टाइम। जब हम बॉल को रोल करते हैं एक फ्लैट ग्राउंड पर, यू नो दैट कोई भी फ्लैट है नहीं, मतलब स्मूथ सरफेस तो है नहीं, बट जब हम किसी स्मूथ सरफेस पर भी बॉल को रोल करते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद स्टॉप होता ही है। एंड इफ़ वी स्टॉप पेडलिंग, अगर हम पेडलिंग करना स्टॉप करें तो हमारी बाइसाइकिल भी फ्लैट रोड पर कुछ देर बाद स्टॉप हो जाएगी। इफ़ द रोड इज रफ, अगर रोड रफ होगी तो वो जल्दी स्टॉप हो जाएगी। तो फ्रिक्शन में भी ना क्या होता है कि आपको रफ सरफेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वाई? फ्रिक्शन क्या होता है, अब हम उसको समझेंगे। यस, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस मैनी सच एग्जाम्पल्स। वट कॉजेज द चेंज इन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट? किसी भी ऑब्जेक्ट की जो चेंज है, हमें किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करना है, सच सिचुएशंस में हमने वो भी देखा। वी हैव लर्न अर्लियर दैट अ फोर्स इज एसेंशियल टू चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाउएवर, ये सभी जो सिचुएशंस हैं इनके अंदर फोर्स अपीयर्स भी होते हैं, नहीं भी अपीयर्स होते हैं। हमने पढ़ा था ना बैलेंस्ड फोर्स। सो येट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस। कुछ फोर्सेस में जो स्पीड है वो डिक्रीज भी होती है, कुछ फोर्सेस में इंक्रीज भी होती है। जब वो डिक्रीज होगी तो किसी टाइम पे तो स्टॉप होगा ही। सो इज इट पॉसिबल दैट सम फोर्सेस इज इंडीड एक्टिंग ऑन देम? विच फोर्स इज दैट? तो फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम इस वीडियो में। सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं, अगली वीडियो में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ेंगे। एक्टिविटी 5.3 देखते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक एन ऑब्जेक्ट विद अ फ्लैट बेस। हमें एक ऑब्जेक्ट लेना है जिसका फ्लैट बेस हो। तो कोई ऑब्जेक्ट लेना है, जैसे कि एम्प्टी लंच बॉक्स ले लिया, ज्योमेट्री बॉक्स ले लिया, इसका जो बेस है, जो नीचे का जो सरफेस है उस ऑब्जेक्ट का, वो थोड़ा फ्लैट रहे, कर्व ना रहे, फ्लैट रहे। ठीक है, एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल और फ्लोर। उसको टेबल या फ्लोर पे आपको रखना है। जेंटली पुश इट, ऑब्जर्व। आपको थोड़ा सा उसको पुश करना है, ढकेलना, थोड़ा सा धक्का देना, उसको ऑब्जर्व करना है। सो वो कुछ टाइम के बाद स्टॉप हो जाएगा किसी सर्टेन डिस्टेंस पर। इज ए फोर्स एक्टिंग ऑन इट, जो उसको रेस्ट पे लेकर आ रहा है। कोई ऐसा फोर्स है जो उसके मोशन को रेस्ट पर लेकर आ रहा है, और इसी को हमें रिपीट करना है और
देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है किसी टाइम पे अपनी डायरेक्शन को भी अपोज करेगा, ये अपोज हो जाता है डायरेक्शन में, डायरेक्शन की यहाँ आती है, हमने पुश किया तो उसकी डायरेक्शन और दूर गई। सो इसका मतलब ये कौन सा फोर्स हुआ? सो ऑन पुशिंग, जैसे कि हमने लंच बॉक्स लिया तो हमने उसे पुश किया, जो ऑब्जेक्ट है वो स्टॉप होगा किसी सर्टेन डिस्टेंस पर। yes, this must be due to the force acting between the surface of the sliding force। इस फ्लोर के सरफेस पर, इस लंच के जो ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है, इस पर कोई इंट्रैक्शन के थ्रू हमारा कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, जो कि इसको मोशन में, रेस्ट में, इसको रेस्ट पोजिशन पे लेकर आ रहा है कुछ टाइम के बाद। ठीक है, तो दिस फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट। हम फोर्स यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं एंड फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से अप्लाई होता है हमेशा, ठीक है, जो कि इसको अपोजिट डायरेक्शन में जाके इसके मोशन को स्टॉप करेगा। सो द फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स और ट्राइज टू बी अनदर सरफेस, उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। यहाँ पे हम पढ़ते हैं फ्रिक्शन क्या होता है। बेसिकली फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन डायरेक्शन ऑफ अपोजिट डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग और ट्राइंग टू मूव। इस की जगह आप समझ सकते हैं कि एक फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स इन विच द फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ अपोजिट डायरेक्शन, जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हमारा फोर्स है। एंड फ्रिक्शन फोर्स हमेशा हमारे फोर्स के अपोज में डायरेक्शन पे वर्क करता है। हमारा फोर्स यहाँ पर, मान लो मेरा फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा यहाँ से होगा, हमेशा यहाँ से होगा, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में, हमारे अपोजिट फोर्स पे अप्लाई होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो फोर्स होता है फ्रिक्शन का वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, बिकॉज यहाँ पे टू सरफेस हमारे कांटेक्ट में हो रहे हैं। फ्रिक्शन किस वजह से अराइज होता है, तो हमने पढ़ा ना कि फ्रिक्शन हमारा ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लाता है। तो रेस्ट पे किस वजह से आएगा, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, रागिनी वाला और सोनाली वाला, जब वो बाईसाइकिल चलाई थी रफ सरफेसेस पर, तो उनकी बाईसाइकिल रुक रही थी, ज़्यादा तक नहीं चल पा रही थी। तो हमेशा फ्रिक्शन आपके इरेगुलरिटीज, मतलब कह सकते हैं रफ सरफेसेस पे ज़्यादा जल्दी आता है। इवन सरफेसेस अगर स्मूथ दिखते हैं, उनके अंदर आप मैग्नीफाइंग ग्लास भी देखोगे ना, तो उनके अंदर कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं। So when placed in contact, the irregularities to surface locked into each other and oppose any effort of the surfaces। आप इस इमेज से समझ सकते हैं कि जैसे हमारा रोड है, ठीक है, हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, आप देख सकते हो ना यहाँ पे कितना रफ सही है, यहाँ पे स्मूथ नहीं है, यहाँ पे थोड़े बहुत आपको दिखेंगे नॉकआउट से कुछ टाइप में है, यहाँ पे सरफेसेस हैं, ठीक है, हिल्स टाइप में, हिल एंड वैलीज आप कह सकते हैं, और इस ऑब्जेक्ट में भी है। तो जब ये ऑब्जेक्ट चलेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ना, ये आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो, ये इनसे इंटरलॉक हो जाएगा। इंटरलॉक मतलब जैसे कि हमारे ये है ना, ये सरफेस है मेरा और ये ही रोड है, तो ये इनसे इंटरेक्ट हो जाएगा और ये लॉक हो जाएंगे एक दूसरे में। ठीक है, तो जब ये लॉक हो जाएंगे तो चल नहीं पाएंगे। तो यही चीज़ बता रहे हैं कि जो रोड सरफेसेस होते हैं ना, वो एक सरफेस पे इंटरलॉक हो जाएंगे। जब वो इंटरलॉक हो जाएंगे तो वो नहीं चल पाएंगे। So does this mean that force of friction will be greater in the rough surfaces? तो yes, जहाँ पे rough surfaces होंगे तो वहाँ पे friction जल्दी आता है रुकने को। Activity 5.4 देखते हैं, let's explore। Try activity 5.3 again, जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को पुश करा था, बट दिस टाइम प्लेस द सेम ऑब्जेक्ट ऑन डिफरेंट सरफेसेस पे रखने से ग्लास, क्लोथ, वुड, सेरेमिक, टाइल वगैरह। ठीक है, डज दिस ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग द सेम डिस्टेंस? तो येस होगा। तो डज दिस ऑब्जेक्ट स्टॉप एट द सेम डिस्टेंस ऑन ऑल सरफेसेस? सभी सरफेसेस पे सेम डिस्टेंस पर रुकेगा तो नहीं। हर टाइप के ऑब्जेक्ट के सरफेसेस डिफरेंट होते हैं, कहीं में ज़्यादा रफ होते हैं, कहीं में थोड़े से कम रफ होते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट के सरफेस के नेचर पर डिपेंड होता है कि वो कितनी देर बाद रुकेगा। फॉर डिफरेंट सरफेसेस जो ऑब्जेक्ट है वो स्टॉप करता है अपनी डिफरेंट डिस्टेंसेस पे। तो हम ये नहीं कह सकते कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड होता है सेम डिस्टेंस पर, नहीं, वो नेचर ऑफ सरफेस जो कांटेक्ट हो रहा है उस पर भी डिपेंड होता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। तो फ्रिक्शन हमेशा ग्रेटर का रहेगा, रफ सरफेसेस पर रहेगा। ठीक है, हमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्वेश्चंस भी हैं, देखते हैं। डज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट ओनली इफ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग ऑन सॉलिड सर्फेसेस? ये फ्रिक्शन हमेशा सॉलिड सर्फेसेस पे होता है। व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स जो कि लिक्विड और गैसेस में हो? तो जो एयर है ना, एयर, वाटर, ये सभी लिक्विड्स भी फ्रिक्शन का फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ये भी फ्रिक्शन को अप्लाई करते हैं ऑन द ऑब्जेक्ट्स जो कि उनके थ्रू मूव कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा एरोप्लेन जब हम उड़ाते हैं, जब एरोप्लेन उड़ता है तो वहाँ पे आपको पता है ना, एयर रेजिस्टेंस होता है, हवा के थ्रू हम एरोप्लेन को उड़ा पाते हैं। अगर हवा नहीं होगी तो एरोप्लेन नहीं उड़ पाएगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हमेशा एरोप्लेन का सरफेस कुछ इस टाइप में होता है, हमेशा इस टाइप में नहीं होता। इस टाइप में क्यों होता है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, एंड आपने ट्रेन को भी देखा होगा, शिप्स को देखा होगा, हमेशा वो थोड़ी सी
नुकीले टाइप के होते हैं। क्यों होता है नुकीले टाइप के? तो वो इसी वजह से डिज़ाइन होते हैं क्योंकि जो फोर्स है फ्रिक्शन का, जो एयर एग्जर्ट कर रहा है, वाटर एग्जर्ट कर रहा है, उसको वो उसके अगेंस्ट जा सके। मतलब जैसे कि हमारा हवा का फोर्स इधर आ रहा है और एयरप्लेन अगर ऐसे रहेगा तो उस पर ज़्यादा फोर्स रहेगा, वो नहीं चल पाएगा। बट अगर वो आपका नुकीला होगा तो फोर्स इसके अगेंस्ट, फोर्स इसके हवा का फोर्स यहाँ पर आ रहा है, फोर्स इसके बीच में से इसको टीयर करके जाएगा, दैट मीन्स उसके अगेंस्ट जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से इनको डिज़ाइन इस वजह से करा जाता है कि वो अच्छे से जा सकें, इवन फ्रिक्शन अप्लाई हो भी रहा है तो हमारा सरफेस कुछ इस टाइप में होता है। और हवा का फोर्स इस वजह से आया था जिससे कि इसके अगेंस्ट वो जा सके, फ्रिक्शन से नहीं रोक सके। तो दैट्स वाई फ्रिक्शन हर जगह काम करता है और उस चीज़ के लिए ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन करा जाता है। ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इज इट एसेंशियल फॉर एन ऑब्जेक्ट अप्लाइंग फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट टू मूव इन कॉन्टैक्ट? या ये हमेशा ज़रूरी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो हमेशा कॉन्टैक्ट फोर्स से ही करेगा, दूसरा फोर्स नहीं है इस पर, वो बिना कॉन्टैक्ट के करे, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एंड उसी वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म भी कर देंगे। सो इफ़ यू लाइक माई दिस चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब टू इट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स फॉर मोर अपडेट्स। एंड अगर आपको कोई और भी चैप्टर चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, so you can comment down me, and अगर आपको कोई भी क्वेरी हो so you can also comment in below. Thank you.